हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11 का टॉपिक है रस समीकरण मिति। देखना, ये नाम जरूर बड़ा है, रस समीकरण मिति। इसमें होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। ये दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही इजी टॉपिक है। हम कहते हैं सर नाम बड़ा है लेकिन ये इजी टॉपिक है। कैसे है? अब रस समीकरण मिति का मतलब ये जो है ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो है ये जिन वर्ड से मिलकर बना है, जैसे ये ग्रीक लैंग्वेज में है या लैटिन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्ट्राइकियो प्लस मेट्रियोन। ठीक है, ये दो वर्ड है। स्ट्राइकियो मीन्स होता है अंक, और या हम इसको कह सकते हैं तत्व, और इसमें मेट्रियोन का मतलब होता है मापन करना। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूं लिख दो कि तत्व जो है और उनका मापन करना, उनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री अंकों को कहा जाता है और स्टोइकियोमेट्रियोन यानी मतलब होता है मापन करना। अंकों के माध्यम से मापन करेंगे। अब स्टोइकियोमेट्रियोन का मतलब क्यों, ये क्यों काम में लिया गया? देखना, हमारे सामने होता है जैसे H2 I2, ये दोनों मिलकर 2HI बना रहे हैं। ठीक है, एक संतुलित समीकरण है। अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, जबकि इसके आगे 2 लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो अगर ये आगे तत्व है, ये तत्व है, इन तत्वों को मापना है तो उसके मापन के लिए आगे जो भी अंक लगाए जाते हैं उन अंकों को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है, यानी रस समीकरण मिति कहा जाता है। तो और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? स्टोइकियोमेट्रियोन, रस समीकरण मिति। ये आगे ये लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति होती है H2 I2 2HI, जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ हो उसके आगे हम 1 मानते हैं, इसके आगे 1 मान सकते हैं, और इसके आगे 2 तो लगा हुआ ही है। तो यहाँ इसको मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आगे जो अंक काम में लिए जाते हैं उनको स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। तो हर एक जगह जहां कहीं पर भी, जैसे हम ये रिएक्शन लिखते हैं कि N2 3H2 और 2NH3, तो ये इसमें स्टोइकियोमेट्री कितनी है? इसमें स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1। इसमें यहाँ लिखा हुआ है 3, इसमें कितनी है? 2। ठीक है, तो जहां जिन जिन तत्वों के आगे या यौगिकों के आगे जो भी अंक लिखे गए हैं, नंबर लिखे गए हैं, हम उनको स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। जिसके आगे, इसका मतलब ये क्यों लिखे जा रहे हैं? ये इसलिए लिखे जाते हैं, फर्स्ट बात कि कोई रिएक्शन अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है तो उसको संतुलित करने के लिए लिखा जाता है। जितनी भी सारी शुरू के अंदर जो रिएक्शन चल रही थी, उन रिएक्शन में शुरू में क्या हुआ था, सिर्फ इतना सा बताया जाता था कि ये एलिमेंट्स या तत्व हैं, ये तत्व आपस में मिलकर ये यौगिक बना लेते हैं। लेकिन कितना अमाउंट मिलाते हैं उस तत्व का, उस यौगिक का, तब जाके कितना अमाउंट बनता है ये नहीं पता चल रहा था। तो इसीलिए इस स्टोइकियोमेट्री का निर्माण किया गया है ना। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें एक जग है, उस जग के अंदर 5 ग्लास वाटर आता है, तो शुरू में ये बताया था कि उसमें ग्लास डालते गए, उसमें ये बताया जग के अंदर कि जग भर गया है पानी की ग्लास से, लेकिन कितना ग्लास पानी डाला ये नहीं बताया। तो फिर उसको हमने लिखा 5 ग्लास इज इक्वल टू एक जग के अंदर पूरा भरा हुआ है वो 1 लीटर मान सकते हैं। तो अमाउंट बताने के लिए कितना अमाउंट काम में लिया जा रहा है किसी अभिक्रिया में, वही तो स्टोइकियोमेट्री है। चलो हम इसको और आगे अच्छा तरीके से समझ लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का उपयोग क्यों किया जा रहा है। देखना, हर एक का एक स्पेशल उद्देश्य होता है कि हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये है इतना सही कि किसी तत्व के आगे जो भी अंक लिखे जा रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्री हम फटाक से देख के बता सकते हैं। लेकिन
इसका उपयोग कहाँ है, क्यों किया जा रहा है इसका उपयोग। सबसे पहला उपयोग हमने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए काम में ली जा रही है, ठीक है। ये पहला उपयोग और सबसे छोटा उपयोग है, लेकिन इसका मेजर बड़ा उपयोग कहाँ है वो चलो समझते हैं। देखना, हमने जैसे कोई रिएक्शन सिंपल से लिख देते हैं कि हमने N2 3H2 और ये बनाती है 2NH3, ओके। तो अब यहां पर इसके आगे जो भी कुछ लिखे गए हैं, यहां तो कुछ नहीं है, यहां है ये 3 और यहां है 2, ठीक है। तो ये क्या बताती है, अंक। लेकिन ये अंक क्या शो कर रहे हैं, देखना सबसे पहले बताते हैं इसका आगे कुछ नहीं लिखा हो तो हम 1 मानेंगे, इसके आगे 3 और इसके आगे 2। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो 1 क्या है, हम लिखेंगे मोल। यहाँ पर 3 मोल और यहाँ पर 2 क्या हो गए, मोल। और हमें पता है केमिस्ट्री कि जब हमने एसआई इकाई के बारे में जब पढ़ा था, तो एसआई इकाई में हमने कहा कि हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हम जितना मापेंगे उसको हमेशा मोल में मापना है। केमिस्ट्री कभी ग्राम किलोग्राम इसमें नहीं समझती, वो मोल में समझती है कि हम इतने मोल डाल रहे हैं। तो जहां कहीं पर भी पदार्थ की मात्रा को लिखा जाएगा वो मोल में लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द, ये अंक किसको प्रदर्शित करते हैं, इस पूरी रिएक्शन के अंदर इस उत्पाद को बनाने के लिए कितने मोल लिए गए, तब जाके इतने मोल बने, ओके। बस अब हमें मोल के बारे में पता चलते ही हम इसकी आगे की स्टोरी अपने आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमने मोल अवधारणा पढ़ी हुई है। कैसे, जैसे अगर 1 मोल है तो इसके अंदर कण कितने हो जाएंगे, कण, परमाणु, अणु या आयन कितने हो सकते हैं। अगर मैं ये अणु ले रहा हूं तो 1 मोल है तो इसके अंदर कितने अणु हो जाएंगे, 1 Na। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 Na। और इसमें कितने हो जाएंगे, 2 Na, ओके। अब ये सर Na, बिल्कुल अगर हमने मोल अवधारणा पढ़ी हुई है तो Na अपने आप बता देंगे। नंबर ऑफ आवोगाद्रो, यानी आवोगाद्रो की संख्या इनमें लिखो तो 6.023 इंटू 10⁻23। और यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, देखना यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो तो भी चलेगा। यहाँ 3 लिखे हुए तो हम 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। ये कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 6.203 इंटू 10⁻23, ओके। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो ये कणों की संख्या, इतने सारे कण हो सकते हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछ ले कि अमोनिया जब हमने बनाई है तो ये इतनी अमोनिया बनी, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन के कण कितने हैं, तो ये है हमारे सामने। हम जब तक स्टोइकियोमेट्री पता नहीं होगी तब तक मोल नहीं बता सकते, मोल नहीं बता सकते तो कणों की संख्या का तो सोचना ही नहीं है। इसलिए हमने कणों की संख्या भी इसी से पता चल जाती है। सर और क्या पता चलता है, ऑफ कोर्स अब और क्या पता चलेगा, अगर हम यह कहें कि हमने इसमें कितना ग्राम ये लिया, कितने ग्राम ये लिया, तब जाके कितना ग्राम ये बना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, कितना लिया। भाई देखना, किसी भी तत्व का जो मोल होता है, किसी भी तत्व का मोल उसके परमाणु भार के बराबर होगा। यानी अगर हमने मोल अवधारणा पढ़ी है तो वहां लिखा है हमने कार्बन 12 का वजन कितना होता है, 12 ग्राम। यानी 1 मोल बराबर कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम यहाँ पर क्या था, 1 मोल उसका परमाणु भार था। इसीलिए नाइट्रोजन है, अगर 1 मोल है तो 1 मोल का भार उसके परमाणु भार के बराबर होगा। यानी कितना हो जाएगा परमाणु भार इसका, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। अगर हम 1 नाइट्रोजन कहें और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, N2 है, तो 1 नाइट्रोजन का भार 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 ग्राम, हिंदी में लिख देता हूं, कोई बात ये। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमने ली, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो यहाँ पर
3 इंटू 1 मोल के अंदर वजन कितना होता है 3 ग्राम, तो 3 मोल के अंदर वजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 ग्राम। ओके, और यहाँ पर उसके बाद NH3 बनी है, तो NH3 में कितने ग्राम बनेगी, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 3 है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और हाइड्रोजन की 3 है, तो यहाँ पर 3 टोटल 17 और 17 ग्राम है। लेकिन आगे हमने 1 मोल का 17 ग्राम वजन होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 ग्राम। ओके, ये लेकिन कोई कहे सर हमें तो 1 मोल ही बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, ये है इसका हाफ कर दो। अगर हमें 1 मोल बनानी है, 2 मोल का वजन कितना है 34 ग्राम, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 17 ग्राम। तो अगर इसकी 1 मोल ही बनाने हैं, तो हमने इसका आधा किया तो इसका भी आधा ही करना पड़ेगा और इसका भी तो आधा करना पड़ेगा, तो ये आधा आधा करेंगे तब जाके हमें ये मिलेगी। इसका आधा का मतलब आधा मोल इसका लेना है, आधा मोल का मतलब 28 ग्राम ले रहे हैं तो 14 ग्राम ही लो, यानी इसके 14 ग्राम लो, इसके 6 ग्राम ले रहे थे इसके 3 ग्राम लो, तब जाके इसकी 34 ग्राम ना बन के कितने बन जाएंगी 17 ग्राम। तो हो गया 14 3 17, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 28 और इसके प्लस 6 मिलाओ कितने बने 34। यही तो है हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोग में हमने पढ़ा जितना अमाउंट हमने पहले लिया अभिक्रिया करने के दौरान वो उतना ही मिलेगा, यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर भी लग रहा था। तो ओके, ये अब फिर भी एक क्वेश्चन और हो जाता है कि अब ये बताना है कि हम सर ये तो गैस है, इस गैस को ग्राम में कैसे मेजर करें, ये भी समस्या है। तो इस समस्या का भी कोई उपाय है, चलो हम इसका समाधान निकालते हैं। तो गैस का आयतन, गैस का आयतन, ठीक है, जब हमने मोल अवधारणा वाला टॉपिक पढ़ा तब हमने बताया था कि 1 मोल कोई भी अगर गैस होगी, जैसे 1 मोल का कणों की संख्या इतनी होती है, 1 मोल का भार, देखना 1 मोल अगर है हमारे पास तो उसमें कण की संख्या Na के बराबर होगी और उसका भार यानी द्रव्यमान कितना होगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा, और उसके बाद अगर कोई गैस है तो उसका आयतन होगा, तो आयतन कितना होगा वो होगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। मतलब 1 मोल गैस कितना आयतन घेरती है 22.4 लीटर। प्रत्येक अगर गैस है तो उसका 1 मोल का आयतन इतना होगा, 2 मोल होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 होगा तो 4, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, जितने भी सारे हैं हमारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गैस का आयतन 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, या अगर हम इसको ml में भी लिखना चाहें तो 22,400 ml में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आयतन का ये, तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 मोल ने कितना घेरा वजन, यहाँ पर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। ओके, और यहाँ पर जो है इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 22.4 1 मोल का होता है, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, वो 22.4 लीटर। और अगर 1 मोल का 22.4 लीटर होता है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखा बच्चों, तो हमने क्या किया कि हमें सिर्फ स्टोइकियोमेट्री की मदद से हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया कि हमारे सामने ये डाउट्स थे कि सर इसमें कितने कितने कण होंगे, कितने कितने मोल इंक्लूड हो रहे हैं, कितने ग्राम हमने लिया है तो इतना बना है, अब कितना आयतन लिया है तो ये बना है। तो ये सारा का सारा हम इस स्टोइकियोमेट्री की वजह से सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना अमाउंट हम ले रहे हैं और कितना अमाउंट बनेगा, वो हम स्टोइकियोमेट्री की मदद से ले सकते हैं, इसका उपयोग करेंगे। ओके, चलो मैं इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूं, समझ में आ जाएगा कितना क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछ ले, जैसे हमने अमोनिया का बनाया है, हमसे ये पूछ ले जाए, क्वेश्चन है ये वाला कि NH3 है, कोई हमसे ये पूछ ले कि बताना कि अगर हमें 70
72 ग्राम अगर क्या बनानी है, 72 ग्राम अगर अमोनिया बनानी है तो बताइए कि हमें कितने ग्राम नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी और कितने ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, इन दोनों का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ओके, तो बस सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी कर लेते हैं इसको। हमने कहा कि N2 और S2, देखना जब हमें कितने ग्राम अमोनिया बनी थी, इस वाले रिएक्शन को तो अगर हमें पता है बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, अगर ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि कितना अमाउंट चाहिए वो लाने के लिए, तो उसके लिए हमें अभिक्रिया जो भी होगी उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये है, ये संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने 34 ग्राम, जब यहाँ फोकस करना, 34 ग्राम 34 ग्राम जब हमने अमोनिया बनाई थी तो हमें कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए था, 28 ग्राम, और कितना ग्राम चाहिए था, 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था। तो दोनों की क्वांटिटी कितनी है, दोनों की ये थी। तो हमने ये कहा, तो चलो मैं पहले बात करता हूँ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन यानी N2 की मात्रा कितनी होगी वो पता करनी है। तो हम देखना कि हमने ये कहा था चूंकि 34 ग्राम जब हमने अमोनिया बनाई तब हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी। तो 34 ग्राम अमोनिया के लिए N2 की मात्रा, N2 की मात्रा कितनी हो जाएगी, वो होती है, हमने 28 ग्राम लिया इतने के लिए, तो 28 ग्राम। ओके, इसलिए अगर हमें 72 ग्राम अगर अमोनिया बनानी है तो कितना लेना पड़ेगा, इजी है। तो 72 ग्राम NH3 बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 28, ये डिवाइड में आएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 72। अगर ये भी नहीं है तो इसको ऐसे समझ लो कि 34 ग्राम अमोनिया के लिए इतना है, तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना चाहिए N2, 28 डिवाइडेड बाई 34 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 72 ग्राम NH3 के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, सीधी सी बात है 28 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 72। बस इसको सोल्व कर लो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो, तो हम कह सकते हैं ये जो भी आंसर है इसका वो हो जाएगा हमारा कि हम कितने ग्राम ले लेंगे वो नाइट्रोजन के लिए। उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछा है कि इतना अगर लेना है तो कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो वो भी इजी है। हम कह सकते हैं H2 की मात्रा, ठीक है बच्चों, ध्यान से कितनी है, H2 की मात्रा में लेनी है। तो हमने देखना जब 34 ग्राम बनाया था अमोनिया तब कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए थी, हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं चूंकि 34 ग्राम NH3 के लिए H2 की मात्रा इतनी थी 6 ग्राम, इसीलिए अगर 1 ग्राम अमोनिया अगर हमें बनानी है तो उसके लिए कितनी मात्रा चाहिए H2 की, हमें 6 डिवाइडेड बाई 34, और इसलिए हमें कितनी बनानी है अमोनिया 72। तो 72 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो 6 डिवाइडेड 34 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 72। तो बस इसको यहाँ पर सोल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो इसके हाइड्रोजन की मात्रा हो जाएगी, हमें इतने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो इन दोनों को। ओके, तो हम इस टाइप से इस रस समीकरण नीति के माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखना इससे हम कितने टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मैं फिर समझा देता हूं। अगर हमें ये सिर्फ मात्रा ग्राम में पूछी है, अगर हमसे ये पूछ लेता कि अगर 72 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितनी
मात्रा में नाइट्रोजन गैस का आयतन चाहिए, कितनी लीटर लेनी पड़ेगी? सुनना बच्चों, 72 ग्राम अगर अमोनिया के लिए कितनी लीटर नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी और कितने लीटर हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी? तो उसके लिए सीधा सा है, हमें पता है कि 34 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर 22.34 ग्राम के लिए कितने लीटर नाइट्रोजन चाहिए? 22.4 लीटर नाइट्रोजन। और ये कितनी चाहिए? 3 गुना चाहिए हाइड्रोजन। तो इन दोनों के माध्यम से हम इसकी मात्रा पता लगा सकते हैं। समझ में आया? अरे नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, हम है तो क्या गम है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोल्व कर लेना। ओके, तो अब इसको हम आगे और सोल्व करें। कैसे सोल्व किया जाएगा चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 72 ग्राम के लिए कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम ये कह रहे थे कि हमें कितने जो लीटर है वो नाइट्रोजन चाहिए और कितने लीटर हाइड्रोजन चाहिए। अब यहां पर मात्रा हमें लीटर की दी हुई है। ओके, सुनना, अब अगर हमें ये 72 ग्राम अब नहीं लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ हमसे ये कहा जाएगा कि कितने लीटर, 22.4 लीटर है तो 22.4, 22.4, 8 और 44.8। तो यहाँ यूँ पूछ लिया जाएगा कि 44.8 लीटर नाइट्रोजन, 44.8 लीटर नाइट्रोजन हमें इन दोनों से मिल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 100 लीटर नाइट्रोजन यानी अमोनिया बनाने के लिए कितने लीटर N2 लाए और कितने लीटर H2 लेके आए। देखना ये सीधा सा है। अगर हमसे कहा जाए लेबोरेटरी के अंदर हमें 100 लीटर का एक ड्रम भरना है जिसमें अमोनिया होनी चाहिए, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होनी चाहिए, तो फिर हमारे सर हमसे पूछते हैं कि जाओ मार्केट से और हमसे वहां से क्या लेके आने हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर हमें 100 लीटर बनानी है तो कितने लीटर हाइड्रोजन लेके आए और कितने लीटर नाइट्रोजन लेके आए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमारे पास अब स्टोइकियोमेट्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हमने कहा कि 22.4 लीटर है NH3, ठीक है, इंटू 2 यानी 44.8 लीटर, 44.8 लीटर अमोनिया हमें मिल रही है इनसे। ओके, तो यूं कह सकते हैं कि 44.8 लीटर NH3 के लिए N2 की मात्रा वो कितनी हो जाएगी? N2 की मात्रा कितनी है? 22.4 लीटर। ओके, ये 22.4 लीटर हो रहा है। इसलिए अगर 1 लीटर ही हमें बनानी होती है अमोनिया तो कितनी मात्रा चाहिए? 22.4 डिवाइडेड बाई ये 44.8। और अगर कोई हमसे ये कह रहा है कि नहीं हमें तो 100 लीटर बना के दो भाई साहब, ये लो हम बना देते हैं, हमारे कौन सा GST लग रहा है, नहीं ये 100 लीटर। ओके, जब हम इसको कट करेंगे, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये कट करते हैं, ये 2 यहाँ से कट करते हैं, 50, ये लो भाई 50 लीटर। 50 लीटर हमें क्या चाहिए, समझे? 50 लीटर हमें चाहिए N2। उसी टाइप से अगर हमसे कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन कितनी चाहिए, देखना हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं। चूंकि हमें 44.8 लीटर NH3 के लिए H2 की मात्रा वो कितनी है? H2 की मात्रा है हमारे पास, देखना 44.8 लीटर के लिए H2 कितना लिया? 3 इंटू 22.4, ये 3 इंटू 22.4। चाहे मल्टीपल करके भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी हमारे पास कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख सकते हैं।
तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर 1 लीटर NH3 बनाना होगा तो कितनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम कह देंगे कि हमारे 3.3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 44.8, इसलिए कितने चाहिए, 100 लीटर अमोनिया बनाने के लिए हमें कितनी हाइड्रोजन चाहिए, वो है हमारे 3 इंटू 22.4 44.8 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको यहाँ से उड़ा दो, यहाँ से कट कर दो 2, यहाँ से कर दो 50, तो वो कितनी होगी हमारे पास, ये 50 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा हो गया 150 लीटर। तो इतना आयतन हमारे को किसका चाहिए, हाइड्रोजन का। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ओके, तो तरीका ही। और अगर कणों की मात्रा भी पूछ ले तो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, कणों की मात्रा भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखना, एक शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूँ इसकी। ये तो हमने अगर न्यूमेरिकल में सोल्व करते हैं तो तरीका तो ये है, लेकिन अगर हमारे कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चंद मिनट का समय मिलता है, यानी 1 मिनट का समय मान लो। तो वहां पर अगर इतना लंबा सोल्व करने लगेंगे तो शायद हमारे पास टाइम नहीं रहता है, इसीलिए इसको सोल्व करने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, कभी कभी काम में ले। तो देखना, इसके लिए ये जितना लिया जा रहा है उससे 3 गुना ये लिया जा रहा है। सुनना इधर, जितना गुना ये लिया जा रहा है उससे 3 गुना ये लिया जा रहा है। भाई 1 मोल अगर ये लिए तो 3 लिए, तो 1 मोल का 3 गुना 3 मोल हो गया। तब उससे जाके 2 गुना क्या बन रहा है, ये 2 गुना बन रहा है। ओके, तो ये 2 गुना बन रहा है। और इसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछ ले कि अगर ये बनना है, कि अगर जस्ट अभी हमसे ये पूछा गया कि ये 100 लीटर बनाना था, ये अगर 100 लीटर बनाना था तो इसका मतलब सीधा सा है कि 100 लीटर जो है ये 2NH3 वो क्या है, डिवाइडेड 2 है। ठीक है, इसको डिवाइडेड 2 कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 मोल का आ जाएगा। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 50। ओके, तो अब उस स्थिति के अंदर यहां पर 1 मोल जो लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये 1 मोल का निकला, तो उतना ही 1 मोल इधर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1 मोल इधर लेना पड़ेगा। तो 1 मोल लेने के लिए हम इसका जो भी ले रहे थे वो उतना का उतना ही 50, क्या लेंगे, 50 लीटर। ठीक है, यहाँ 50 लीटर मान लो, 1 मोल के लिए अगर हमारे पास भी 50 लीटर ही होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 3 हमने लिखा, तो इससे 3 गुना ली जाएगी, ये जितना लिया जा रहा है उससे 3 गुना, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर 150। ओके, तो अब ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 150, 50, 200 और 200 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें 200 ही तो चाहिए था। 1 मोल के अंदर कितना मिल रहा था, अगर जैसे हमने कहा कि 1 मोल के अंदर जो था वो 50 मिल रहा था, 2 मोल के अंदर हमारा कितना मिल जाएगा, जस्ट डबल मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर, जैसे अगर हमें यहाँ पता चल गया तो 100 लीटर के लिए कितनी चाहिए, 50 लीटर हमें ये चाहिए, तो ये 50 चाहिए, तो उसके 3 गुना, हम 3 गुना 150 लीटर ये लेंगे, तब जाके हमारे 2 गुना 50 का 2 गुना यानी कि 100 लीटर वो बनेगी। तो यहाँ पर देखना, हमने एक रेशियो पढ़ा था, तो रेशियो कैसे पता लगता है, इसका सरल अनुपात कितना है, 1:3:2। तो जितनी ये लेंगे उससे 3 गुना ये, तब जाके 2 गुना ये बनेगी। तो अगर हमने ये 50 लीटर लिया है तो ये हमें 150 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके कितना बनेगा, 200, यानी कि ये 100 लीटर बनेगा। 50 का 2 गुना 100 और 3 गुना 150, ये है सरल अनुपात का नियम, अगर हमने पढ़ रखा है पहले कहीं तो। ओके, तो ये रस समीकरण नीति के आधार पर क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो ये कोशिश करना कि ट्राई करना कि H2O जो है उसमें अगर 40 ग्राम H2 बनानी है तो उसके लिए कितना
H2 चाहिए और कितना O2 चाहिए, ये बनानी है। मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ लिख देता हूँ, देखना। H2 जो बनेगा H2O वो बनता है हमारे H2 प्लस O2 से, तो यहाँ 2H2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सोल्व करने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल्स ही है कि 2 मोल, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2, इसकी 1, इसकी 2, तो ये 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल। कण देखें तो 2Na, 1Na और 2Na। पदार्थ का द्रव्यमान देखें तो इसमें H2 का 2 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, और इसके 16 होते हैं, 1 का तो 2 का हो जाता है 32 ग्राम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 ग्राम इसका होता है, 16 ग्राम इसका होता है और H2O का होता है 18 ग्राम। तो अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो हमने भी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई किया। ये परमाणु भार है, ये 2 निकला था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 निकला था 3 से, तो यहाँ पर ये और ये, और सेम टू सेम ये निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 प्लस 16 ये आपस में मिलकर 16 नहीं, 1 का होता है 16, तो यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, तो उस समय 18 दूना 36 ये बनेगा। तो 36 ग्राम H2O बनाने के लिए कितने ग्राम क्या चाहिए हमें, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार से कहना कि अगर हमें 40 ग्राम अगर H2O बनाना है तो बताइए कितना H2 चाहिए और कितना O2 चाहिए। ओके, इसको सेल्फ करें। थैंक यू।